नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। 110 दिनों तक चली इस जंग के बाद जब धूल बैठी और बंदूकों की आवाजें थमी तो दुनिया ने एक ऐसा समझौता देखा जिसने सिर्फ युद्ध खत्म नहीं किया बल्कि ये भी तय कर दिया कि आखिरकार इस टकराव में कौन भारी रहा। फ्रांस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की ओर से इलेक्ट्रॉनिक मंजूरी के साथ ये डील लागू होते ही वैश्विक स्तर पर राहत की लहर दौड़ी। शेयर बाजारों में तेजी आई, तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई और दुनिया ने राहत की सांस ली। लेकिन इस पूरी कहानी का असली निष्कर्ष आंकड़ों या बाजारों से नहीं बल्कि समझौते की शर्तों से निकलता है, जो साफ तौर पर ईरान के पक्ष में झुकी हुई नजर आती है। इस जंग की शुरुआत जितनी आक्रामक थी, उसका अंत उतना ही कूटनीतिक और असहज दिखाई देता है। खासकर अमेरिका के लिए युद्ध से ठीक पहले ही एक संभावित डील टेबल पर थी, जिससे ईरान कुछ शर्तों पर सहमति भी दिखा रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के लिए खुद को बॉस बता रहे हैं, लेकिन इस डील के होने के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के बयान से लग रहा है कि इस डील का असली बॉस ईरान है। अमेरिका ईरान को झुकाना चाहता था, पर ईरान ने अमेरिका को झुका दिया है। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस समझौते के पीछे ईरान ही नहीं बल्कि अमेरिका की बेचैनी और मजबूरी थी। मुज्तबा खामेनेई ने दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने समझौते को संभव बनाने के लिए हर तरीके का दबाव बनाया और अपने प्रभाव का भी भरपूर इस्तेमाल किया। 110 दिनों तक चले इस युद्ध का सफर डील तक तो पहुंच गया, लेकिन डील के तुरंत बाद खामेनेई ने दुनिया को यह बताने की कोशिश की कि वो झुके नहीं बल्कि अमेरिका ने उसे इस युद्ध को रोकने के लिए मनाया है। खामेनेई ने सोशल मीडिया पर जारी संदेश में पुष्टि की कि ईरान और अमेरिका के राष्ट्रपतियों के बीच एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए गए। उन्होंने कहा कि ईरानी अधिकारियों ने पूरी ईमानदारी के साथ इस मुकाम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन समझौते के लिए सबसे ज्यादा प्रयास अमेरिकी पक्ष की ओर से किए गए। मुज्तबा खामेनेई ने लिखा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी निराश और मजबूरी में इस समझौते को कराने के लिए हर तरीके के साधनों का इस्तेमाल किया है। ईरान के सर्वोच्च नेता ने स्वीकार किया कि इस समझौते को लेकर उनकी व्यक्तिगत राय बिल्कुल अलग थी। उन्होंने कहा कि सैद्धांतिक रूप से मेरी सोच अलग थी, लेकिन मैंने इस शर्त पर अनुमति दी कि ईरान के राष्ट्रपति देश और प्रतिरोध मोर्चे के अधिकारों की रक्षा करेंगे। उन्होंने ये भी साफ किया कि यदि अमेरिका भविष्य में तय सीमा से अधिक मांग रखने की कोशिश करता है तो ईरान उसके सामने झुकेगा नहीं। ईरान ने कहा कि यदि अमेरिकी पक्ष समझौते की सीमा से बाहर जाकर अतिरिक्त शर्त थोपने की कोशिश ईरान पर करते हैं तो ईरान इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने देशवासियों से धैर्य रखने के साथ ही तय शर्तों के लागू होने का इंतजार करने की अपील की। ये समझौता ज्ञापन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की तरफ से आयोजित एक विशेष रात्रि भोज में किया गया। इसके बाद मैक्रों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस समझौते की जानकारी देते हुए ये समझौता स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त करेगा ये बयान दिया और इसके साथ ही हॉर्मुज को लेकर भी उन्होंने बयान दिया कि हॉर्मुज को फिर से खोलने में ये समझौता मदद करेगा। समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर पहले शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में होने थे। हालांकि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, फिर भी तेहरान ने पुष्टि की है कि जिनेवा में प्रस्तावित बैठक तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित होगी। आखिर इस समझौते में क्या है? ऐसा इस समझौते में क्या है जिस पर दोनों देश युद्ध विराम तक पहुंच गए? इस डील में 14 पॉइंट्स पर बात बनी है। लेबनान सहित सभी मोर्चे पर सैन्य गतिविधियों को तत्काल और स्थायी रूप से समाप्त करने का आह्वान किया गया। अमेरिका ने 30 दिनों के भीतर ईरान पर लगाए गए अपने 9 सैनिक प्रतिबंध को हटाने पर सहमति जताई। इस अवधि में समुद्री जहाजों की आवाजाही को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने की योजना भी है। इसके अलावा अंतिम व्यापक समझौते होने के 30 दिनों के भीतर अमेरिका ईरान के आसपास से अपनी सैन्य मौजूदगी हटाएगा। ईरान ने अगले 60 दिनों तक व्यावसायिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का वादा भी डील में किया। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के बाद जब अमेरिका और ईरान के पास 60 दिनों का समय है, इस दौरान दोनों देश एक व्यापक और अंतिम समझौते की शर्तों पर बातचीत करते रहेंगे। यदि ये बातचीत सफल रहती है तो ये समझौता पश्चिम एशिया में लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है।
देखिए, ईरान का नेतृत्व इस समझौते को जीत के रूप में इसलिए भी पेश कर रहा है लगातार, क्योंकि ईरान के तर्क के अनुसार अमेरिका और इजराइल अपने मुख्य उद्देश्यों को हासिल करने में नाकाम रहे। वो ईरान को आत्मसमर्पण कराने में असफल रहे, इस्लामी गणराज्य को सत्ता से हटाने में नाकाम रहे, सैन्य कार्रवाई से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म नहीं कर पाए और हिजबुल्लाह से ईरान के रिश्ते तक नहीं तोड़ पाए, और इसीलिए इसे ईरान अपनी जीत के तौर पर देख रहा है। इसके बजाय ईरान अब भी वार्ता की मेज पर बैठा हुआ है। ईरान का कहना है कि अभी भी ये समझौता हो गया है, लेकिन इसको लॉक नहीं किया गया है, इसको आप फाइनल नहीं कह सकते। लेबनान को शांति समझौते के दायरे में शामिल किया गया है और प्रतिबंधों में राहत पर चर्चा भी हुई। इस आधिकारिक बयान को ईरान के अंदर चुनौती भी दी जा रही है। अलग अलग पक्ष इसके सामने आ रहे हैं। संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के उपाध्यक्ष और कट्टरपंथी सांसद ने मसौदा समझौता को ऐसा दस्तावेज बता दिया जो ईरान को अमेरिका का उपनिवेश बना देगा। उन्होंने वार्ताकारों पर यह आरोप लगाए कि उन्होंने सर्वोच्च नेता के उस निर्देश की अनदेखी की जिसमें कहा गया था कि हॉर्मुज स्ट्रेट शिपिंग के लिए दोबारा न खोला जाए। ये आलोचना इसलिए अहम है क्योंकि ये व्यवस्था के बाहर से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की निगरानी करने वालों की संस्था के भीतर से आई है। कई महीनों से संसद में कट्टरपंथियों, सरकार समर्थित मीडिया और सरकार समर्थक सभाओं में ये तर्क दिया जाता रहा कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो इस तथ्य की ओर से इशारा करता है कि युद्ध शुरू होने से ठीक पहले भी कूटनीति जारी थी और कहते हैं कि ट्रंप प्रशासन ने वार्ता को ढाल बनाया, जबकि अमेरिका और इजराइल सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहे थे। उनके लिए वॉशिंगटन के साथ कोई भी समझौता तुष्टीकरण जैसा दिखता है। फिर भी अब इनमें से कुछ आवाजें धीमी पड़ती दिख रही हैं। ये संकेत हो सकता है कि आगे बढ़ने का फैसला सरकार के सर्वोच्च स्तर से मंजूरी पा चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरी एकता है। देखिए, फिलहाल सत्ता के केंद्र में आकलन लगातार किया जा रहा है। सत्ता के केंद्र ने आकलन किया कि समझौते को ठुकराने की कीमत कट्टरपंथी गुस्से को झेलने की कीमत से कहीं ज्यादा है। अब इस डील में कौन जीता, कौन हारा, ये भी आपको समझा देते हैं। अमेरिका की मांग थी कि ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम को या तो नष्ट कर दे या तो अमेरिका को सौंप दे, लेकिन नई डील में ऐसी कोई कठोर बाध्यता नहीं दिखती। ईरान की शांतिपूर्ण परमाणु उपयोगिता को लेकर भी इसमें बातें की गई हैं और इसको अनुमति भी दी गई है, जिससे कि वो अपने भविष्य में अपनी तकनीकी क्षमता को जिंदा रख सके। हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे रणनीतिक मुद्दों पर भी अमेरिका की स्थिति कमजोरी के तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि रास्ता खुलने के बावजूद नियंत्रण और शर्तें ईरान के हाथ में बनी रहेगी। इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प पहलू ये रहा कि जहां अमेरिका और ईरान के बीच डील फाइनल हुए, वहीं इजराइल जैसे प्रमुख सहयोगी की गैर मौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए। इतिहास के पन्नों में दर्ज 1919 की वर्साइस संधि की तरह इस बार भी वही जगह एक बड़े वैश्विक मोड़ की गवाह बनी, लेकिन फर्क इतना था कि इस बार किसी पर शर्तें थोपी नहीं गई हैं, बल्कि बातचीत के जरिए संतुलन बनाया गया। इस संतुलन में ईरान खुद को कमजोर नहीं बल्कि बराबरी की स्थिति में स्थापित करने में कामयाब भी रहा है। आखिरकार ये जंग सिर्फ मिसाइलों और बमों की नहीं थी, बल्कि धैर्य, रणनीति और कूटनीति की भी थी। ईरान ने ये साबित किया कि सीमित संसाधनों के बावजूद अगर रणनीति साफ हो, आपकी राष्ट्रीय संकल्प आपके मजबूत हों, तो बड़ी से बड़ी ताकत को भी बातचीत की मेज पर लाया जा सकता है। अमेरिका के लिए यह युद्ध एक महंगी सीख बनकर उभरा है, जबकि ईरान के लिए ये अपने अस्तित्व, आत्मसम्मान और रणनीतिक धैर्य की जीत की कहानी बन चुका है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि इस डील में अमेरिका मजबूती के साथ नहीं उभरा है, बल्कि ईरान की मजबूती की चर्चा हो रही है।